नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, चलिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करते हैं। ERP यानी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। आपने सुना होगा, बड़ी बड़ी कंपनीज इसमें लिटरली करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करती हैं। लेकिन ये सफर जितना जरूरी है ना, उतना ही ट्रिकी और चैलेंजिंग भी है। तो चलिए इस पूरे लाइफ साइकिल को एकदम आसान भाषा में डिकोड करते हैं। रेडी हो? ओके, तो इस पूरी जर्नी को हम 5 सिंपल स्टेजेस में ब्रेक डाउन करके देखेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि इसका प्रॉमिस क्या है और आखिर प्रॉब्लम आती कहाँ है। फिर हम बात करेंगे इम्प्लीमेंटेशन की, बिल्ड करें या बाय। उसके बाद सबसे क्रूशियल हिस्सा, द पीपल फैक्टर। फिर देखेंगे कि सिस्टम लाइव होने के बाद लाइफ कैसी होती है। और फाइनली एक सक्सेसफुल मैनेजर की सीक्रेट प्लेबुक क्या होती है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। देखिए, हर कंपनी का ना एक सपना होता है, एक ऑल इन वन सिस्टम का सपना, जहां सब कुछ बिल्कुल स्मूथली, एकदम सीमलेसली चले। एक ड्रीम, राइट? लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। आइए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले ये ERP आखिर है क्या? सिंपल शब्दों में आप इसे कंपनी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम समझ सकते हैं। सीरियसली सोचिए, फाइनेंस, HR, सप्लाई चेन, जितने भी कोर डिपार्टमेंट्स हैं, उन सबका डेटा एक ही जगह, एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर। सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड, सब कुछ स्ट्रीमलाइंड। एकदम परफेक्ट पिक्चर है ना? लेकिन अब आता है $1 मिलियन क्वेश्चन। अगर ये इतना अच्छा है, तो कंपनीज इतना पैसा और टाइम लगाने के बावजूद भी इतने सारे ERP प्रोजेक्ट्स फेल क्यों हो जाते हैं? सुना होगा ना इसके बारे में। ये एक नोटोरियस फैक्ट है। और यही वो कोर प्रॉब्लम है जिसे हम आज डिकोड करने वाले हैं। ओके, सो प्रोजेक्ट शुरू हुआ और शुरू होते ही सबसे बड़ा डिलेमा सामने आ जाता है, इम्प्लीमेंटेशन। मतलब इस सॉफ्टवेयर को हम अपने बिजनेस के हिसाब से अडेप्ट कैसे करें? ये आसान नहीं है। आइए इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को थोड़ा गहराई से समझते हैं। बेसिकली यहाँ 2 मेन रास्ते हैं। पहला है कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब है कि आप सिस्टम की एग्जिस्टिंग सेटिंग्स को एडजस्ट कर रहे हो, कोड को हाथ लगाए बिना, बिल्कुल वैसे जैसे आप अपने फ़ोन में वॉलपेपर बदलते हो या सेटिंग्स चेंज करते हो। सिंपल, राइट? लेकिन दूसरा रास्ता है कस्टमाइजेशन। यहाँ आप नया कोड लिखकर सिस्टम को ही बदल देते हो, उसमें नए फीचर्स डालते हो, और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और रिस्की हो सकता है। इन दोनों के बीच का फर्क समझना, बिलीव मी, सुपर इंपॉर्टेंट। लेकिन ठहरिए, अब एक तीसरा काफी मॉडर्न रास्ता भी आ गया है। इसे कहते हैं लो कोड स्लैश नो कोड प्लेटफॉर्म्स, या शॉर्ट में LCNC। और ये प्लेटफॉर्म्स कॉन्फ़िगरेशन और कस्टमाइजेशन के बीच का जो गैप है ना, उसे भरने का प्रॉमिस करते हैं। काइंड लाइक अ मिडिल पाथ। तो LCNC के फायदे क्या हैं? सबसे पहला, एजिलिटी, मतलब आप बहुत स्पीड से चेंजेस कर सकते हो। दूसरा, एक्सेसिबिलिटी, यानी जिन्हें प्रोग्रामिंग नहीं आती वो भी इसे यूज कर सकते हैं। सोच रहे हो कितना पावरफुल है? फिर आती है एफिशिएंसी और नए आइडियाज को फटाफट टेस्ट करने की फ्रीडम। ये सब मिलाकर ट्रेडिशनल कोडिंग की जरूरत को काफी हद तक कम कर देता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रियलिटी चेक। ये समझना जरूरी है कि LCNC कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है। इसकी भी अपनी लिमिटेशंस हैं। अगर आपको कोई हाईली कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल यूनिक चीज बनानी है, तो शायद ये बेस्ट ऑप्शन ना हो। अगर इसे अजीब तरीके से मैनेज किया तो चीजें उलझ सकती हैं। और हाँ, कभी कभी ट्रेडिशनल IT टीम्स इससे थोड़ा रेजिस्ट करती हैं। तो हमेशा एक बैलेंस्ड व्यू रखना जरूरी है। समझ आ रहा है? तो अभी तक हमने टेक्नोलॉजी की बात की, राइट? बिल्ड, बाय, LCNC। लेकिन अब हम इस डिस्कशन को उस तरफ ले जा रहे हैं जो सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग, द पीपल फैक्टर। क्योंकि आप दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी ले आओ, अगर लोग उसे नहीं अपनाएंगे ना, तो वो फेल हो जाएगी। टेक्नोलॉजी तो जंग का सिर्फ आधा हिस्सा है, और प्रोजेक्ट फेल होने के असली कारण अक्सर टेक्नोलॉजी नहीं, लोग ही होते हैं। होता क्या है? यूजर्स नए सिस्टम को आसानी से एक्सेप्ट ही नहीं करते। पहले वाला ही ठीक था, सुना है ना? उन्हें कस्टमाइज फीचर्स के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलती, कम्युनिकेशन अजीब सा होता है, क्या बदल रहा है, क्यों बदल रहा है, कुछ क्लियर नहीं होता। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अलग अलग डिपार्टमेंट्स आपस में ही अलाइन नहीं हो पाते।
तो अब सवाल उठता है कि इस पीपल प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। इसमें कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल है द स्टार मेथड। सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट। ये एक फ्रेमवर्क है जो मैनेजर्स को हेल्प करता है अपने काम और उसके असर को स्टेक होल्डर्स तक क्लियर तरीके से पहुंचाने में। नोट किया इसको, ये बहुत जरूरी है। तो आखिर सक्सेस दिखता कैसा है? लेट्स टॉक नंबर्स। जब आप कहते हो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है 95% यूजर एडॉप्शन रेट। उसका मतलब है ऑपरेशनल कॉस्ट में 30% की कमी या इन्वेंट्री एक्यूरेसी में 40% का सुधार। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये बताते हैं कि प्रोजेक्ट का बिजनेस पर आखिर रियल इम्पैक्ट क्या हुआ। यही एक वेल मैनेज प्रोजेक्ट की असली पावर है। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिस्टम गो लाइव हो गया, मतलब काम खत्म, पार्टी टाइम। लेकिन अब बिग नो, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। असली सफर तो अब शुरू होता है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, सिस्टम लाइव होने के बाद यूजर्स को प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही, राइट? तो एक सॉलिड सपोर्ट स्ट्रक्चर होना जरूरी है। यहां आप स्क्रीन पे देखिए, इसमें एक बहुत ही क्लियर फ्लो बनाया गया है। यूजर की प्रॉब्लम सबसे पहले जाती है लोकल सुपर यूजर्स के पास। ये टीम के ही लोग होते हैं। अगर वहां सॉल्व नहीं हुई तो प्रॉब्लम आगे जाती है टेक्निकल एक्सपर्ट्स के पास, और अगर जरूरत पड़ी तो आखिर में सीधे ओरेकल सपोर्ट के पास। इससे क्या होता है? प्रॉब्लम्स एफिशिएंटली और जल्दी सॉल्व हो जाती हैं। और मॉडर्न क्लाउड एआरपीस का एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है प्रिडिक्टेबल अपडेट्स। पुराने जमाने में क्या होता था? अचानक से एक बहुत बड़ा डिसरप्टिव अपग्रेड आ जाता था और सब कुछ हिल जाता था। अब वैसा नहीं होता। अब आपको पहले से पता होता है कि अपडेट कब आने वाला है। इससे टीम्स को टेस्टिंग और प्लानिंग के लिए प्रॉपर टाइम मिल जाता है। कितना बेटर है ना? और याद रखिए, इंप्रूवमेंट कभी रुकने वाली चीज नहीं है। ये एक कॉन्टिन्यूअस साइकिल है जो चलता रहता है। पहला स्टेप, यूजर्स से रेगुलर फीडबैक लो। दूसरा, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यानी केपीआईज को कॉन्स्टेंटली एनालाइज करो। तीसरा, लोगों को ऑनगोइंग ट्रेनिंग देते रहो। और चौथा, हर अपडेट के लिए एक फॉर्मल टेस्टिंग प्लान बनाओ। और फिर रिपीट। ये साइकिल चलता रहता है ताकि सिस्टम हमेशा बेस्ट परफॉर्मेंस देता रहे। अब हम आते हैं इस पूरी कहानी के सेंटर में, दी ईआरपी मैनेजर, वो इंसान जो इस पूरे जहाज को चला रहा है। तो एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए क्या स्किल्स और क्या माइंडसेट चाहिए? लेट्स डाइव इनटू द ईआरपी मैनेजर्स प्लेबुक। मैं आपसे एक क्लासिक इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अक्सर पूछा जाता है, आप एक ईआरपी प्रोजेक्ट के दौरान सभी स्टेक होल्डर्स को अलाइन कैसे करते हैं? मतलब सबको एक पेज पर कैसे लाते हैं? जरा सोचिए इसके बारे में। अगर आपसे ये पूछा गया तो आप क्या जवाब देंगे? तो इसका जवाब क्या है? ये रहा। सबसे पहले स्टेक होल्डर्स को प्रोजेक्ट के शुरू में ही पहचान लो और उनसे बात करना शुरू कर दो। दूसरा, उनके साथ रेगुलर और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन रखो, कुछ छुपाना नहीं है। तीसरा, अगर अलग अलग लोगों की प्रायोरिटीज आपस में टकरा रही हैं तो उसे इग्नोर मत करो, आमने सामने आकर सॉल्व करो। और आखिर में प्रोजेक्ट माइलस्टोन्स के साथ बिल्कुल क्लियर एक्सपेक्टेशंस सेट करो। बस यही है अलाइनमेंट का सीक्रेट सॉस। एक अच्छे लीडर की पहचान हमेशा उसके कम्युनिकेशन से होती है। यहां कुछ सिंपल डूज एंड डोंट्स हैं, ध्यान से सुनना। हमेशा अपनी टीम को क्रेडिट दो, अकेले हीरो बनने की कोशिश मत करो। प्रोजेक्ट में जो चैलेंजेस आ रहे हैं उन्हें ओपनली डिस्कस करो, उन्हें कारपेट के नीचे मत छुपाओ। सिर्फ टेक्निकल डिटेल्स में मत उलझो, बिजनेस पर क्या असर पड़ेगा वो समझाओ। और प्लीज, काम अच्छा चल रहा है जैसे वेग आंसर्स मत दो, क्वांटिफाइबल रिजल्ट शेयर करो। जरा एक सीनियर ईआरपी मैनेजर का ये सैंपल आंसर देखिए। वो कहते हैं, दिस एक्सपीरियंस रीइंफोर्स द इंपॉर्टेंस ऑफ कोलैबोरेशन एंड स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। इस एक लाइन से उनका पूरा माइंडसेट क्लियर हो जाता है। पता चलता है कि उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है और वो कोलैबोरेशन की वैल्यू को समझते हैं। यही वो चीज है जो एक गुड मैनेजर को एक ग्रेट मैनेजर से अलग करती है। आपको पीपल फैक्टर याद है जिसके बारे में हमने बात की थी? ये नंबर देखिए, 95%। एक सक्सेसफुल चेंज मैनेजमेंट प्लान सिर्फ 3 महीने के अंदर 95% यूजर अडॉप्शन रेट ला सकता है। कैन यू बिलीव दैट? इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, लोगों पर इन्वेस्ट करना हमेशा सबसे बड़ा रिटर्न देता है। तो आज हमने क्या सीखा? हम इस पूरे डिस्कशन को एक आखिरी लेकिन सबसे जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं, और मैं चाहता हूं आप इस पर ध्यान से सोचें। क्या आप टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस के अनुसार फिट कर रहे हैं, या आप अपने बिजनेस को जबरदस्ती टेक्नोलॉजी में फिट करने पर मजबूर कर रहे हैं? यही वो एक सवाल है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।